वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो हमारा हड़प्पा जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो हमारा ये नदी तंत्र है, नदी है हमारी सिंधु नदी है और गंगा नदी है। तो उसके बीच में हमारी हड़प्पा सभ्यता का यानी कि हमारी सिंधु नदी सभ्यता का विकास हुआ है। तो जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी पे कहते हैं कि सिंधु नदी पे जो हमारे साक्ष्य मिले हैं यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो हमारे साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे सिंधु नदी के पास मिलता है। अगर किसी सभ्यता का जो विकास होता है तो वो सभ्यता उस टाइम पे, क्योंकि पुराने टाइम पे तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी थी नहीं, जो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें पानी की सुविधा प्राप्त करने के लिए हम जो अपनी सभ्यताओं का विकास करते थे वो नदियों के किनारे या नदियों के आसपास हमारी सभ्यताओं का विकास होता था। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता थी वो उसका जो विकास हुआ है वो हमारी सिंधु नदी के, सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, इन नदियों के पास पास में इनका विकास हुआ है। जो 1826 में 1826 में चार्ल्स मार्श थे। चार्ल्स मार्श ये हमारे देश में आई थी BIEC यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो हमारे देश में व्यापार करने के पर्पज से आई थी। इसमें चार्ल्स मार्श से ये आए थे। तो पहले देखते हैं हम सभ्यता। तो जो सिंधु नदी है उसके आसपास हमारे इतने गांव मिले थे और ये हड़प्पा जो था, तो जहां पे जो चार्ल्स मार्श थे BEIC कंपनी के थ्रू ये आए हुए थे। जो BEIC जो कंपनी थी वो हमारी कैसी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी। उस टाइम पे महारानी विक्टोरिया का राज्य कायम नहीं हुआ था, तो ये प्राइवेट कंपनी थी जो BEIC कंपनी थी, उसी के थ्रू हमारे चार्ल्स मार्क्स थे। ठीक है, तो क्या हुआ? हड़प्पा हड़प्पा जो है, जो दो सिटीज हैं वो हमारी, ये हड़प्पा उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमारा देश आजाद यानी कि आजादी से पहले की बात है। जो पंजाब यानी कि हमारा जो पाकिस्तान है वो भी हमारा किस में था? पाकिस्तान भी हमारा किस में आया था? हिंदुस्तान के अंदर था। तो वहां पे हड़प्पा जो गांव था वो पंजाब यानी कि पाकिस्तान के में था। तो वहां पे खुदाई का काम चल रहा था यानी कि ऐसी ईट वीट निकल रही थी। तो जो ईट वीट निकल रही थी तो इन्हें पता पड़ा कि यहाँ पे भाई ईट वीट निकल रही है। तो उस दिन पहली घटना थी ये 1826 में, पहली घटना थी जब हमारे यहाँ पे राजा राममोहन राय थे। जब सती प्रथा चल रही थी उस टाइम राजा राममोहन राय थे, मुगल काल थे, जो उनके पेंशनर कर दिए गए थे तो वो बाहर चले गए थे। ठीक है, उस टाइम की बात चल रही थी। तो चार्ल्स मार्श ने बताया था कि भाई बहुत सारी ईंटें वगैरह निकल रही हैं, तो ये ईंटें जो है वो पुरानी ईंटें हैं, इनकी तो हमें देखनी चाहिए। पर उस टाइम पे BIC जो कंपनी थी वो व्यापार के पर्पज से आई थी, वो इतना क्यों ध्यान देती इन चीजों के ऊपर। और जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी प्लस हमारी एक और नदी है सरस्वती नदी है। ठीक है, जो अब लुप्त हो गई है और बहुत हमारी कहते हैं पौराणिक नदी है और बहुत ही पूजनीय नदी है सरस्वती नदी। उनके एरिए में भी हमारे क्या हुए हैं? इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होने का मतलब क्या है कि सिंधु नदी पर तो इसके कम शहरों को देखा गया है या आंका गया है, बट सरस्वती नदी पर 48 जो शहर है उनका आकलन हुआ है कि 48 नगर यहाँ स्थापित थे। तो जब ये कब की बात है? ये जब हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में, तब हमारे हिंदुस्तान में आजादी के बाद कि भैया देखो तो सही हड़प्पा सभ्यता निकल ली है, तो वो कौन कौन सी नदियों पे निकल ली है? तो सिंधु नदी का तो हो गया था क्योंकि देखो चार्ल्स मार्क्स थे। हड़प्पा जो था वो उस टाइम BIC था, वहां पे भी कुछ साक्ष्य मिल रहे थे। ये बात को उन्होंने कहा भाई वहां पे ईट निकल ली है, पर इस बात को क्या कहा? रफा दफा कर दिया गया, यानी कि थोड़ा सा उबाल आया फिर वो नीचे बैठ गया, इतना उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि कौन खर्चा करेगा इस पे। और 1800 क्या है? 1853 और 1856। ठीक है, तो उस टाइम पे किसकी बात यहाँ पे आ रही है? उस टाइम की लॉर्ड डलहौजी आए थे। लॉर्ड डलहौजी को तो हम लोग सभी जानते हैं, जिनकी हड़प की नीति थी यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, इनकी कैसी नीति थी लॉर्ड डलहौजी की? इनकी हड़प की नीति थी। हड़प नीति, हड़प नीति हम ऐसे क्यों कह रहे हैं हड़प नीति? क्योंकि देखो इन्होंने कहा था, इनके इनकी नीति में क्या था कि जिसके भी बच्चे नहीं थे, जो हमारे पुराने राजवंश थे जिनके भी बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने उनके राज्य को इन्होंने छीन लिया था कि आपका आगे कोई वंश चलाने वाला नहीं है, इस राज्य को हम अपने राज्य में लाते हैं। जैसे रानी झांसी बाई है, उनका सबका फेमस है, सबको जानते हैं।
तो लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे काम क्या हो रहा था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये हो रहा था कि रेलवे का विकास हो रहा था। रेलवे रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन इस पे क्या है बिछाई जा रही थी। क्यों भाई, BEIC एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो हमारे यहाँ व्यापार के लिए आई थी। तो इनका जो मेन पर्पस था वो व्यापार का ही पर्पस था कि भाई हमें तो व्यापार करना है। और व्यापार भी क्या था, उसमें दो शहर निश्चित किए गए थे। देखो हमारा क्या, कराची, और क्या शहर था हमारा, लाहौर। ठीक है, लाहौर और कराची। उस टाइम की बात करें, 1853 और 56 की बात हो रही है, लाहौर और कराची। ठीक है, उस पे क्या था, इन दो शहरों पे उस टाइम पे क्या बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो भाई रेलवे लाइन बिछाई क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का टाइम चल रहा था। और लॉर्ड डलहौजी जो है उनके टाइम पे बहुत सारा विकास हुआ था। अंग्रेज लोगों ने अपने फायदे के लिए विकास कर रहे थे क्योंकि व्यापार था। कोई ये थोड़ी ना कि पैसेंजर के लिए गाड़ी चलाई जा रही है कि आप यहाँ से वहां जाओ, उस सिटी में पहुंच जाओ, उससे यहाँ पे आओ। ये इसका इनका कोई ऐसा पर्पस नहीं था। इनका सिर्फ पर्पस क्या था कि हमें यहाँ पे व्यापार करना है, हिंदुस्तान को हमें लूटना है। उस टाइम तक ये राजनीति में शामिल नहीं हुए थे। तो जब दो लाइनें चल रही है तो देखो, जहाँ पे अगर हम लोग रेल लाइन बिछाते हैं वहां के आसपास के एरिया में थोड़ी सी खुदाई भी करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे वही वाली बात है, लाहौर और कराची तो खुदाई हो रही थी। तो वहां पे भी क्या है, पुरानी पुरानी चीजें मिल रही थी। और देखो कहाँ पे, जब हम बात हो रही थी 1826 में लॉर्ड मार्क्स ने बात की थी तो उसे दबा दिया गया था। तो देखो जब पुरानी चीजें मिलती है, जो गाँव में कोई चीज खोदते हैं, जो खोद के कुछ खुदाई करी, तो बहुत सारे अवशेष और बहुत सारी चीजें तो क्या था, बच्चों के थ्रू खराब भी हो गई होंगी। क्यों, इतनी नॉलेज उस टाइम पे कहाँ था, इतना विकास कहाँ था, इतनी समझदारी नहीं थी, और पुरातत्व के बारे में तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ पे दो लाइनें बिछाई कि इनके आसपास भी क्या होता है, खुदाई हो रही थी। जब खुदाई हो रही थी तो भैया यहाँ पे भी अवशेष मिल रहे थे। भाई यहाँ पे जो अवशेष मिले थे उस टाइम पे पुरातत्व नहीं, लेकिन BIC का क्या था, इनका तो अपना था। तो एक ठीक है, कर्निंघम जो थे वो इनका ध्यान गया था। और जब ये ध्यान गया था तो इन्होंने बात भी की थी, बट इन्होंने ये सोचा कि यार प्राइवेट है, कौन इसके ऊपर इतना ध्यान देगा, प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी क्या काम करेगी भैया, तो अपना काम करेगी, इसके ऊपर इतना पैसा कौन लगाएगा। तो बात आई गई और हो गई। तो कर्निंघम थे, सबसे पहले ध्यान गया था, सबसे पहले इनका गया था, उसके बाद में फिर से ध्यान गया था, क्योंकि ये पहला चरण चल रहा था हमारा, किसका, रेलवे लाइन बिछाने का, इनका हमारा पहला चरण चल रहा था। तो कर्निंघम थे, उनके कानों में बात पहुंची कि यहाँ पे ऐसे ऐसे अवशेष मिल रहे हैं। उसके ऊपर भी इतना कोई ध्यान उस टाइम पे नहीं गया था। ये जो कर्निंघम है, चार्ल्स मार्क्स है, ये इसलिए कि यूपीएससी में बहुत बारीक से बारीक सबसे क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाएंगे, इसलिए इतना समझाया जा रहा है आप, यानी कि इसलिए इतने इनके जो नाम है वो इसलिए आपको मेंशंस कराए जा रहे हैं कि जो हमारे कर्निंघम थे उनके टाइम में क्या था, उनके टाइम में ये दो, यहाँ पे कराची है और लाहौर है, तो दो लाइनें बिछाई जा रही थी। अब जब लाइनें बिछाई तो यहाँ पे काम हो रहा था और खुदाई भी चल रही थी। तो दो भाई थे, दो भाई, नाम था ब्रिटेन बंधु, जो यहाँ पे काम कर रहे थे ब्रिटेन बंधु थे। अब उन्होंने, ब्रिटेन बंधु ने क्या कहा कि सर जब हम यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे यहाँ पे पुराने मिट्टी के बर्तन और शहर होने के हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो इन्होंने इनको किसको बताया, बर्गिंघम को बताया। जब बर्गिंघम को बताया तो इन्होंने भी इतना इस पे गौर नहीं किया। क्यों गौर नहीं किया, क्योंकि BIC जो थी उस टाइम पे प्राइवेट कंपनी थी और हमारे 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। 1857 की क्रांति, और यही बर्गिंघम 1861 में पुरातत्व विभाग का जो विक्टोरिया है उनसे कह के इन्होंने ही क्या काम करवाया था, इन्होंने ही एक पुरातत्व विभाग का एक विभाग बनवाया था कि हमें हिंदुस्तान के अंदर जो पुराने साक्ष्य मिलते हैं, पुरानी सभ्यताएं मिलती हैं, उनको हिस्ट्री है कि भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में हमें ये है कि पुराने के लोग जो थे ना वो इतने माइंडेड लोग थे कि वो उस तरीके से व्यवस्थित रखते हैं अपने आप को, उनके साक्ष्य हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पुरातत्व विभाग का एक विभाग बना देना चाहिए। तो बर्गिंघम ने ही 1861 में एक विभाग बनवाया था। रानी उस टाइम पे क्या था, BEIC प्राइवेट कंपनी थी। उसके 1857 के बाद में जब हमारे यहाँ क्रांति हुई थी उसके बाद में ये ताजपोशी कहाँ पहुंच गई थी, विक्टोरिया के पास में पहुंच गई थी। ठीक है, विक्टोरिया के पास चली गई थी और उनके हाथों में आ गया था। तो विक्टोरिया से बर्गिंघम ने ही कहा था कि 1861 में एक पुरातत्व विभाग बना था, विभाग का निर्माण हुआ था या विभाग बनाया गया था। ठीक है, जब पुरातत्व विभाग बनाया गया तो इस विभाग बनाया गया था
1861 में विभाग बना गया, उसके बाद में आई गई बात हो गई तो 1961 में 21 में जॉन मार्शल ये पहले व्यक्ति थे। जॉन मार्शल 1921 में, इनकी भी एक अलग कहानी है कि ये पहले कंपनी में ही थे। उसके बाद इनका जो इंटरेस्ट था, जॉन मार्शल का जो इंटरेस्ट था वो पुरातत्व विभाग में इंटरेस्ट था, खुदाई करने में इंटरेस्ट था, तो ये इस विभाग में आ गए थे। तो ये पहले व्यक्ति हैं जॉन मार्शल। देखो कब से 1826 से बात चलती आई, 1853-56 हो गया, 1861 में विभाग बना और 1921 में आके जॉन मार्शल हुए जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि लाहौर और कराची के बीच में जो हड़प्पा की चीजें निकल रही थी, उस गांव का जो नाम था जहां पे ये खुदाई हो रही थी उसका नाम क्या था, हड़प्पा नाम था। इसकी वजह से ये हड़प्पा पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि हड़प्पा गांव पास में था, उसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कि जो सिंधु नदी के जो साक्ष्य इंटरनेशनल, जॉन मार्शल जो थे 1921 में जॉन मार्शल बने, उन्होंने पुरातत्व विभाग में इन्हें सेलेक्ट किया और ये जॉन मार्शल बने। इन्होंने अपने नीचे टीम बनाई और हिंदुस्तान के, क्या नाम है, दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी जो थे उन्होंने नियुक्त किए हिंदुस्तान के अंदर, दयाराम शाहनी और जॉन मार्शल। ये इस बात को कहां तक ले गए, ऊपर यानी कि विक्टोरिया के पास तक ले गए, इंटरनेशनल, कि भाई देखो इतने सारे साक्ष्य हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, पुरानी चीजें मिल रही हैं, तो ये कोई बात दबाने वाली नहीं है, इस बात को ऊपर लेके जाना चाहिए। तो जब हुआ कि भाई ये साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं, तो गांव था हमारा हड़प्पा और उसके पास में सिंधु नदी, कहा बोले भाई सिंधु नदी के पास में ये साक्ष्य मिले हैं। उस टाइम सरस्वती नदी को इतना इन्होंने देखा नहीं था। 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारे देश ने 48 जो उनके जो सिटीज हैं उनको देखा था, तो वो हमारी क्या सरस्वती सभ्यता भी है, सरस्वती नदी पे तो सरस्वती सभ्यता भी हो गई। बट उसे सिंधु नदी सभ्यता क्यों इंटरनेशनल लेवल पे बोला कि सिंधु नदी के पास में ये हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य, हड़प्पा जो गांव है साक्ष्य मिले हैं, तो उसे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता बोला गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। अब देखो कार्निगम कार्निगम ने 1861 में जब महारानी विक्टोरिया के यानी कि एक राज आया, महारानी विक्टोरिया का जब राज आया तो उन्होंने महारानी विक्टोरिया से कह के कार्निगम ने क्या काम करवाया, कार्निगम ने महारानी विक्टोरिया, क्यों कार्निगम को पहले भी पता पड़ी थी और बाद में भी जब दो ब्रदर्स थे ना, ब्रदर्स यानी कि ब्रिटिश ब्रदर्स ने इन्हें बताया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं, पर कार्निगम जो थे ना वो समझदार थे, उन्होंने सोचा कि यार ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी है, व्यापार करने के पर्पज से आई है, तो इनके सामने यानी कि भैंस के आगे बीन बजाने से हमें क्या ही मिलेगा, इन्हें क्या ही फायदा होगा, ये सोच के वो चुप लगा गए, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, वो इतना इन पे इस खोज पे इतना पैसा क्यों लगाएगी खामोखा की चीजों पे। उसके बाद में कार्निगम ने जब विक्टोरिया का राज आया था, विक्टोरिया का जो राज आ गया था, तो 1861 में इन्होंने, क्योंकि ये इंटरेस्ट लेते थे, इनको इंटरेस्ट था, इन्होंने ही क्या काम करा था, एक पुरातत्व विभाग की क्या करा था, एक विभाग बनवाया था, पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग बनवाया था इन्होंने 1961 में कह के। अब 1961 में कह के विभाग बनवा दिया था, 1921 में आते आते इस लिस्ट में आ गए थे, उनको इस विभाग का सचिव या जो बना दिया गया था, जॉन मार्शल को बना दिया गया था और इनको एक टीम दे दी गई थी और उस टीम में दयानंद साहनी भी थे, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी भी इस टीम में जुड़ गए थे। जब इस टीम में दयाराम साहनी जुड़ गए थे तो इन्होंने बहुत जोर तोड़ से क्या काम करा, उसकी खुदाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक विभाग हो चुका था। तो 1922 में एक खोज, एक नगर की खोज हुई थी 1922 में, उस नगर का नाम था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो नाम था। इसे हम मृतकों का टीला भी बोलते हैं, मृतकों का टीला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मृतकों का टीला बोलते हैं। जब इसमें मृतकों का टीला है तो इसमें 40 प्लस
50-40 यानी कि इतने सारे इसमें शहरों की खोज होती चली गई। 1922 में जब इतने शहरों की इसमें रोज यानी कि इसमें मृतकों का टीला जब इन्हें मिला तो वहां पे भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हो गए। तो इन्होंने एक 1922 में यानी कि 1924 में इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने ये चार्ल्स मार्क्स ने बोला कि यार ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ाई के भी साक्ष्य इन्हें प्राप्त हो रहे थे। यानी उसमें लोग जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें लोग पढ़े लिखे भी थे, इनके पढ़ाई के साक्ष्य मिल रहे थे, बहुत सारी चीजों के इन्हें साक्ष्य मिल रहे थे। तो जॉन मार्क्स ने क्या काम करा, इन्होंने कहा कि यार ये छोटी मोटी चीज नहीं है, इसे तो वर्ल्ड लेवल पे जाना चाहिए, इसे दुनिया को बताना चाहिए कि भारत के अंदर एक ऐसी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो ये किसमें, 1924 में ये दुनिया के सामने आई, यानी कि दुनिया के सामने आई। अब जब से हमारा देश आजाद हुआ था 1947 से, यानी कि 19 यानी कि कब से, 1861 से और 1947 तक जब हमारा देश आजाद हुआ, इसमें हमें 40-50 शहरों के हमने इसमें साक्ष्य प्राप्त कर लिए थे। यानी कि हर साल हम 40 या हर साल हम कितने शहर निकाल लेते, 1 2 10 12 शहर हमारे हर साल हम लोग खोज रहे थे। तो इसमें शहरों के साक्ष्य प्राप्त होते चले आ रहे। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथन है, कालीबंग है, इस तरीके से बहुत सारे शहर इस सभ्यता में मिलते जा रहे थे। और ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता की एक और खासियत थी कि यहाँ पढ़े लिखे यानी कि पढ़ाई लिखाई के भी साक्ष्य मिल रहे थे। जब ये साक्ष्य इन्हें प्राप्त हो रहे थे तो भाई ये पूरी दुनिया के सामने लेके आए। तो इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं कि जो पहला आदमी था वो कौन था, हमारा जॉन मार्शल था, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। पर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, स्टार्टिंग हमारी आगे से हो रही थी। तो ठीक है, और दयानंद साहनी इनके सहायक थे, इनकी टीम में ये आए थे। अब उसके बाद में हम हड़प्पा सभ्यता में हम क्या देखेंगे, नगर विकास को देखेंगे कि इनके यहाँ पे नगरों का विकास किस तरीके से इन्होंने नगर विकास किए थे। क्योंकि नगर विकास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अन्नागार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इनमें पूछ लेते हैं इनका अजूबा जो है वो स्नान गृह इनका अजूबा है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियो इसकी हड़प्पा सभ्यता की 3-4 वीडियो आएंगी जिसमें पूरी आपको हड़प्पा सभ्यता एक बार मैं आपको दे दूंगी कि कौन से यहाँ पे क्या थी धातु प्रयोग की जाती थी, इनके कौन से शहर थे, कितने पंजाब भारत में है, पाकिस्तान में है, कहाँ कहाँ कौन से शहर प्राप्त हुए थे, कितने एरिया में है, कौन सी नदी के सामने कौन कौन से हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे उठ के एशियन हिस्ट्री में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इनका नगर विकास। नगरों का विकास कैसे करते थे, अपने नगरों का विकास ये नदी के किनारे करते थे, यानी कि नदी बहती थी वहां पे इनके नगरों का विकास होता था। पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर में, जो इनका पश्चिमी नगर था वो चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है वो चारों तरफ से पक्की ईंटों से बनी हुई इसकी परकोटा या चार दीवारी, यानी कि परकोटा, और या चार चादर दीवारी, यानी कि चारों तरफ से ढका हुआ, यानी कि चारों तरफ से कवर है। तो ये इनका ये नगर विकास था। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं अन्नागृह की, तो इनका सबसे बड़ा अन्नागृह है, यानी कि अन्नागृह इनका सबसे बड़ा अन्नागृह है। अन्नागृह को हम लोग देख लेते हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता की एक विशेष बात है। विशेष बात क्यों है कि किसी भी सभ्यता में इस तरीके का अन्नागृह प्राप्त नहीं हुआ है जिस टाइम पे उनकी सोच थी कि भाई पुराने जमाने में, आज तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे विकास हो चुका है, टेक्नोलॉजी का विकास इतना है कि हम अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं, पर उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम इनके अन्नागृह पे एक बार चलते हैं। अन्नागृह जो था इनका, अन्न कहा ग्रह यानी कि अन्नागृह, अन्नागृह, ठीक है। अन्नागृह था, सबसे ऊंचाई पे इनका अन्नागृह था। तो क्या था, सबसे बड़ा इनका अन्नागृह था। इन्होंने अपने अन्नागृह को इस तरीके से बना रखा था। मैं आपको ड्राइंग की मदद से दिखा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रहे। ये इस तरीके से था। यहाँ पे तो क्या थे, यहाँ पे इनके जो काम करने वाले थे क्रमिकों के लिए, यहाँ पे इनके इन्होंने कमरे बना रखे थे, 12-13 इनके कमरे बन रहे थे। और यहाँ पे ये अनाज अपना भरते थे, इस तरीके से इनका अनाज यहाँ पे भरा जाता था। और यहाँ बीच में जो थे इनकी 18 यानी कि एक गड्ढे नुमा, इनके यहाँ पे 18 गड्ढे नुमा चीजें मिली हैं। ठीक है, गड्ढे नुमा वृत्ताकार की क्या मिली है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये गड्ढे यानी कि वृत्त के आकार की वो मिली है। वो ऐसे कैसे मिली है वृत्त के आकार की, वृत्त के आकार की इसलिए यहाँ पे मिली है कि वो अपने अनाज को, यानी कि जो इनका ये श्रमिक गृह था, क्या था ये श्रमिक गृह है।
ये श्रमिक गृह है और ये इनका अनाज है। यहाँ पे ये अपने अनाज भरते हैं और बीच में जो है ये इस तरीके के इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि उसको भर के, यानी कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी थी कि इनके किसी को भी कोई अपने अनाज की फिक्र नहीं है, यहीं पे कुटेगा। और जो इनके जितने भी नगरवासी हैं उन सबको, और उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती थी, 50-60, यानी कि एक, अगर हम लोग एक शहर की बात करते हैं आज के टाइम में 50-60 हजार रुपए, पटा रुपए नहीं सॉरी 50-60 हजार लोग या 1 लाख 2 लाख रुपए जिले में भी, कस्बे में भी मिल जाएंगे। बट इनके शहरों में तो इतना विकास था ही नहीं, उस टाइम पे इतनी आबादी नहीं थी, 50-60 हजार मुश्किल से इनके शहरों में थी। तो ये जो व्रताकार मिले हैं इसमें अनाजों को कूटा जाता था और उस टाइम पे ये लोग स्टोर करते थे, भाई नीम की पत्तियां वगैरह डाल के स्टोर करते थे क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी थी वहां पे थी नहीं। तो ये अब इनका अन्नाग्रह है जो सबसे ऊंचाई पे और सबसे बड़ा इनका अन्नाग्रह है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अब इसका एक अजूबा भी है, इनके एक अजूबे की अगर हम लोग बात करते हैं, इनका कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अजूबा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो अजूबा है वो है उनका स्नान गृह। स्नान गृह इनका अजूबा मान लो। इनका स्नान गृह कुछ ऐसे व्रत के आकार का इनका स्नान गृह है, ये इस तरीके का इनका स्नान गृह है। और उसमें क्या था, उसमें अंदर की तरफ जाने के लिए, जैसे हमारा आज के टाइम में स्विमिंग पूल नहीं होता, हम जो गंगा नदी वगैरह जाते हैं तो वहां पे उतरने के लिए हमें सीढ़ियां दिखती हैं हम लोगों को। तो इस टाइप का होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, कांवड़ आता है, एक विशेष त्योहार होता है कि चलो हम लोग कांवड़ लेने जाएंगे और भगवान शिव को वो समर्पित होता है, सावन का महीना। इस तरीके से इनका ये स्नान गृह था कि वहां पे सभी लोग आके स्नान करते थे, ये इनके साक्ष्य मिले हैं। और इस तरीके से इनका स्नान गृह बना हुआ था उस टाइम पे। देखो उस टाइम की जो बात है, उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता की बात है, देखो सीढ़ियां लगा के बाकायदा लोग इसमें उतरते हैं और स्नान करते हैं। और इतने सारे पानी को बाहर निकालने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सारे पानी को बाहर निकालने के लिए साइड से एक पाइप भी लगा मिला है, यानी कि नाली भी बनी है कि जब इतने लोग इसमें एक साथ नहाएंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो इनके स्नान गृह को एक हम अजूबे की, अगर अजूबा हड़प्पा सभ्यता में पूजा जाता है, क्योंकि ये किसी भी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ और ये किसी भी सभ्यता में इनके यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है वो है स्नान गृह। तो आई होप आपको इतनी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और इंटरेस्टिंग फॉर नॉलेज लेने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके बताइए। सिंधु ज्योग्राफी स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत।